हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम बात करेंगे थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये एक तरह की गाइडलाइंस होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी की है, जिनको कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सभी नॉन कॉर्पोरेट फर्म के लिए फॉलो करना मैंडेटरी है। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर नोटिफाइड हैं, उनको कंपनीज को फॉलो करना मैंडेटरी है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते टाइम अकाउंटेंट्स जो रूल्स फॉलो करते हैं उनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। एग्जाम्पल के लिए इन्वेंट्री, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, जो भी इनमें से कम होता है उस पे वैल्यू की जाती है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वो बेसिक एजम्पशन है जिसके अंडर अकाउंटिंग को ऑपरेट करते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और कॉन्सेप्ट वो एजम्पशंस जो एनुअल अकाउंट्स बनाने के टाइम पे यूज़ की जाती हैं, उनको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन या फिर कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की हैं। फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। इसके अकॉर्डिंग ये एज्यूम किया जाता है कि एक बिज़नेस आने वाले कई सालों तक चलता रहेगा और बंद नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक डिफरेंस किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक मशीन जिसकी यूज़फुल लाइफ 10 सालों की है, उसको डायरेक्टली एक एक्सपेंस के तौर पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। उसकी कॉस्ट को आने वाले 10 सालों के लिए एक सूटेबली स्प्रेड किया जाता है ताकि एक साल पे ही उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे उसका लोड ना पड़े। नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। इसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट जो एक बिज़नेस ने अडॉप्ट किए हैं, उनको आने वाले कई सालों तक कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाएगा। इसकी हेल्प से मल्टीपल ईयर्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इजीली कंपेयर किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के दो मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये दोनों ही मेथड्स इक्वली एक्सेप्टेड हैं, पर अगर बिज़नेस ने स्ट्रेट लाइन मेथड को अडॉप्ट कर लिया है तो आने वाले कई सालों तक वो स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है एक्यूरल एजम्पशन। इसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को बिज़नेस में तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब वो हुई हैं। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्चुअल में मनी एक्सचेंज हुई है या नहीं। इसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो हुआ है, दैट इज़ सेल जब हुई है तभी रिकॉर्ड होगी। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कैश में पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं। सेम वे में एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो हुए हैं। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी पेमेंट हुई है या नहीं। या फिर 1 फरवरी 2023 को राम एंड कंपनी ने 50,000 रुपये के गुड्स सेल्स किए, जिसकी पेमेंट उनको 20 फरवरी 2023 को मिलनी है, तो ये ट्रांजैक्शन को भी 1 फरवरी 2023 को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको पेमेंट कब मिलनी है। अब बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। इसमें फ़र्स्ट है बिज़नेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग एक बिज़नेस और एक ओनर दो सेपरेट एंटिटीज़ हैं, यानी कि जो भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन होंगी वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए जब एक बिज़नेस ओनर एक बिज़नेस में पैसा डालता है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी कि जो कैपिटल है एक बिज़नेस के लिए लायबिलिटी है। बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या फिर कंपनीज सभी पे लागू होता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अकाउंटिंग के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको सिर्फ मनी के फॉर्म में ही स्टोर किया जा सकता है या रिकॉर्ड किया जा सकता है। वो ट्रांजैक्शन या इवेंट चाहे कितना मर्जी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, अगर मनी के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते
तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड में नहीं आएगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक बिजनेस की लाइफ को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि 12 मंथ्स यानी कि 1 साल का होता है। बिजनेस को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करने का पर्पस ये है ताकि रेगुलर इंटरवल्स पे इसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके। साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के माध्यम से बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फुली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये एक मैंडेटरी एक्टिविटी है। नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्क्लोजर या आइटम मटेरियल है अगर उससे यूज़र की डिसीजन मेकिंग प्रभावित हो सकती है तो एक आइटम या डिस्क्लोजर मटेरियल है या नहीं उसकी अमाउंट या सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए एक 2.5 लाख रुपए की बिल्डिंग रिपेयर एक बिज़नेस जिसकी टर्नओवर 10 लाख रुपए है उसके लिए मटेरियल है, जबकि सेम बिल्डिंग रिपेयर 2.5 लाख रुपए की एक बिज़नेस जिसकी टर्नओवर 150 करोड़ रुपए की है उसके लिए इमैटेरियल है। नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस में सभी एक्सपेंसेस या लॉसेस को तो पहले से ही एंटिसिपेट किया जाता है, पर इनकम को एंटिसिपेट नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई फेक या ओवर हाइप्ड रिप्रेजेंटेशन बिजनेस की ना करे। एग्जाम्पल के लिए क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट वैल्यू या कॉस्ट जो भी इन दोनों में से कम है उस पे वैल्यू किया जाता है ताकि एक स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना प्रेजेंट हो। नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी एसेट या आइटम की वैल्यू को उसके परचेज प्राइस पे ही रिकॉर्ड किया जाता है। एक एसेट की वैल्यू ओवर द टाइम चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल के लिए एक लैंड जिसकी आज वैल्यू 5 लाख है, हो सकता है 10 सालों बाद उसकी वैल्यू 7 लाख हो, पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको 5 लाख पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे अकाउंटिंग के अंदर पर्सनल बायसेस क्रिएट नहीं होते और एक ऑब्जेक्टिविटी रहती है। नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट या फिर मैचिंग प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंसेस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हुए हैं उनको उसी साल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे जिस साल में वो रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इसको इस बात से समझा जा सकता है कि एक साल का प्रॉफिट निकालने के लिए उस साल के रेवेन्यू को उस साल के एक्सपेंसेस से कंपेयर करना पड़ेगा। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या एक्सपेंसेस के लिए एक्चुअल में कैश पे या रिसीव हुआ है या नहीं। इस प्रिंसिपल से बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी या फिर ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग पाएगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है डुअल एस्पेक्ट या फिर डुअलिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। एग्जाम्पल के लिए राहुल ने 1 लाख की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया। इस ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट हैं, एक है कैश और दूसरा है कैपिटल। कैश एक बिजनेस के लिए एसेट है और कैपिटल लाइबिलिटी है राहुल के टुवार्ड्स बिजनेस की। इसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एसेट इज़ इक्वल टू लाइबिलिटीज़। डबल एंट्री बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुई है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्चुअल में पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं। नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजैक्शन के होने का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए सेल्स बिल, बैंक के अंदर पेमेंट वाउचर, ये सभी उस ट्रांजैक्शन के सपोर्टिंग एविडेंसेस होते हैं।
अब बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की। अगर एक सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगी तो उनको आपस में कंपेयर करना इजी रहेगा, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट अराइज हुई। इंडिया में कंपनीज के केस में MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को कंपनीज को फॉलो करना होता है, और जो नॉन कंपनीज हैं या प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनको ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। डिफरेंट कंट्रीज के केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में थोड़ा फर्क रह सकता है।